Hello and a very good morning to all my dear students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Chomu, Jaipur. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग और इस सब्जेक्ट के कुछ डेफिनेशंस और नेचर के बारे में पढ़ाया, आज हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विभिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इस विषय के स्कोप, जिसे हम कहते हैं विषय की विषय वस्तु के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस विषय की कुछ विशेषताएं, फीचर्स, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कहेंगे, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशंस मतलब इस विषय की कुछ सीमाएं, ये पढ़ेंगे ताकि आप जब आगे विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ें तो आप समझ सकें कि ये सारे सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही एक विषय वस्तु है। तो पहले हम देखते हैं, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं एनाटॉमी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, वैसे अगर बात करूं मैं एनाटॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स तो हम देखेंगे ब्रॉडली हमारे विषय को दो भागों में बांटा गया है। वैसे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो आप धीरे धीरे सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में जब आएंगे तो आप पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जिसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब हमारा कंसर्न या हमारा जो उद्देश्य है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो हम देखिए, आप इसमें एक टेबल बना रखा है, एरोज दे रखी हैं। जो फर्स्ट इसके अंतर्गत पढ़ा जाने वाला टॉपिक है वो होता है बच्चों प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब उत्पाद की कीमत का निर्धारण। अब इसमें हम जो पढ़ते हैं वो मांग का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत, थियरी ऑफ डिमांड एंड द थियरी ऑफ सप्लाई, ये पूरा इसमें पढ़ा जाएगा। फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंतर्गत थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन के सिद्धांत एवं लागत के सिद्धांत पढ़े जाएंगे। फिर देखिए आप फैक्टर प्राइसिंग, मतलब साधन की कीमत निर्धारण, साधनों की कीमत निर्धारण, इसके अंतर्गत विभिन्न उत्पादन के साधनों की कीमतों का निर्धारण किया जाएगा, जो हम पढ़ते हैं रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट्स के रूप में। ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। फिर तीसरा जो ब्रॉड है, विस्तृत सिद्धांत पढ़ा जाता है वो होता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आपको मास्टर्स लेवल पर पढ़ने होते हैं, अभी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि इस विषय की विषय वस्तु क्या क्या है। फिर देखो, हम कहें कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में, और ये फर्स्ट टाइम डिवाइड किया था रैगनर फ्रिश ने इन द ईयर 1920 में। फिर अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1 फीचर है इट स्टडीज द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, यह व्यक्तिगत सिद्धांतों और कारकों का अध्ययन करता है। इट स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, फर्म्स, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। दूसरा हम देखते हैं यूज ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब समझिए, संतुलन पढ़ा जाएगा लेकिन पार्शियल, अर्ध संतुलन जिसे हम कहेंगे ना, सेमी या पार्शियल। इसमें क्या किया जाएगा, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर और अ फर्म एट अ टाइम, एक दिए गए समय पर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, किसी समय के दौरान नहीं, दिए हुए निर्धारित समय पर यहाँ पर संतुलन पढ़ा जाता है। उपभोक्ता का संतुलन हो, चाहे उत्पादक का संतुलन हो, या किसी भी फर्म का संतुलन हो। फिर देखिए प्राइस थियरी, कीमत के सिद्धांत पढ़े जाते हैं इसके अंतर्गत। प्राइस थियरी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय बिंदु क्या है, कीमत के निर्धारण के सिद्धांत। अब ये कीमत के निर्धारण के सिद्धांत वस्तु के लिए भी हो सकते हैं और साधनों के लिए भी होते हैं।
It considers price as the cause for both consumption and production. यह कीमत को कारक मानते हैं उपभोग के लिए और उत्पादन के लिए, दोनों के लिए. It analyzes the determination of price in the product market and factor market, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि यह कीमत निर्धारण का अध्ययन दोनों तरह के बाज़ारों के अंतर्गत करता है, चाहे वो बाज़ार वस्तु बाज़ार हो या साधन बाज़ार. नंबर 4 इसकी विशेषता हम देखें, इट स्टडीज़ द आइसोलेटेड वेरिएबल्स. अब कैसे, जो वेरिएबल्स थोड़े से अलगाव में है या आइसोलेटेड है, ऐसे चरों का अध्ययन भी यहाँ पर किया जाता है. इट स्टडीज़ अबाउट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स. ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी स्टडी ऑफ द एग्रीगेट्स लाइक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ से तात्पर्य क्या है, ये इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर रहा है या अध्ययन कर रहा है. यहाँ पर एग्रीगेट समग्रों की चर्चा नहीं होगी, इसलिए ही यहाँ पर हम आय या रोजगार का सिद्धांत नहीं पढ़ते, किसका पढ़ते हैं, कीमत निर्धारण का सिद्धांत. फिर देखो, कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस या मान्यताएं भी इस सिद्धांत में मानी गई हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन सम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लाइक सेटेरिस पेरिबस. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लासेस में, तो हम यह देखेंगे कि यह सिद्धांत या यह विषय ये मान कर चलता है कि अन्य सभी चीज़ों के स्थिर रहने पर किसी भी दो वेरिएबल्स, किसी भी दो चरों के बीच जो फलनात्मक संबंध है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, चाहे उनमें से एक आश्रित चर हो या एक स्वतंत्र चर हो, अर्थात देयर कैन बी a functional relationship between two variables and one of the variables can be a dependent variable and the other variable can be an independent variable. तो उनके बीच में सिर्फ संबंध उन्हीं दो चरों का होगा, अन्य सभी प्रभावित करने वाले कारक स्थिर या कांस्टेंट माने जाते हैं, और इसी को हम सेटेरिस पेरिबस कहते हैं. और ये हमेशा आप देखेंगे मांग के सिद्धांत में भी, पूर्ति के सिद्धांत में भी, बाज़ारों के अध्ययन में भी, जो हम धीरे धीरे समझेंगे. फिर इसकी जो 6th विशेषता है वो क्या है, डज नॉट कंसिडर टाइम. यह समय को अपने विवेचन में नहीं इतना यूज़ करता. इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम इज़ नेग्लेक्टेड हेयर, सो इट इज़ स्टैटिक इन नेचर. और इसीलिए यह स्थैतिक है अपनी प्रकृति में, प्रावेगिक नहीं है, डायनामिक नहीं है. एनालिसिस ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्ट प्राइसेस, वो भी बताया मैंने आपको. प्रोवाइड्स वर्म्स आई व्यू. अब इसको इसलिए कहा जाता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक वर्म क्या होता है बच्चों, एक कीड़ा होता है, उसका आई व्यू देता है. ये आपको उदाहरण देता है. एक बर्ड का आई व्यू, संपूर्ण आई व्यू नहीं देता. वो आपको कौन सा विषय देता है, समष्टि अर्थशास्त्र. लेकिन इस विषय की इम्पॉर्टेंस ख़त्म नहीं हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि अजम्पशंस, मान्यताएं तो किसी भी सिद्धांत के लिए आती आवश्यक है. तो उन सिद्धांतों की मान्यताओं के साथ भी इस विषय की इम्पॉर्टेंस या इसकी समरूपता या हम कहें इम्पॉर्टेंट, इसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा बना रहता है. अब देखते हैं इसके स्कोप को, इसके विषय वस्तु को. गार्डनर एक्ले ने इसके स्कोप के बारे में कहा है, प्राइस एंड वैल्यू थियरी ऑफ हाउस होल्ड, द फर्म एंड द इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थियरीज आर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेराइटी. अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनमें हम पढ़ते हैं कीमत और मूल्य के निर्धारण, घरेलू क्षेत्र के निर्धारण, फर्मों और उद्योगों के बारे में, और उत्पादन तथा कल्याणकारी सिद्धांतों के बारे में. वही यहाँ पे बताया गया है. तो ब्रॉडली 3 स्कोप में डिवाइड किया. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा हम देखें थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, तीसरा हम देखेंगे थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. प्रोडक्ट प्राइसिंग का सिद्धांत मतलब वस्तु की कीमत निर्धारण, और फैक्टर प्राइसिंग का सिद्धांत साधनों की कीमत का निर्धारण, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में. अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे पढ़ी जाएगी, और प्रोडक्ट प्राइसिंग में ही हम उपभोक्ता का पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे और साथ साथ उत्पादक भी पढ़ेंगे. It consists of the theories of consumption and demand and theories of production and cost. बहुत बेसिक है. जब भी बात वस्तु की कीमत की हो तो आपको उपभोग पढ़ना पड़ेगा, मांग पढ़नी पड़ेगी, उत्पादन के सिद्धांत और लागतों के बारे में भी
जानना पड़ेगा। हमें मार्केट का इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाज़ार संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तरह के बाज़ार मैं आपको पढ़ाऊँगी। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू सॉल्व 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अब ये क्या करता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के थ्रू जो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है बच्चों, उसके ज़रिए व्यष्टि अर्थशास्त्र 3 समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है। वो क्या है, हाउ आर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से संसाधनों का आवंटन किया गया है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। हाउ आर द गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, कैसे वस्तुएं और सेवाएं लोगों के अंतर्गत या मध्यम विभाजित की गई हैं, वितरित की गई हैं। हाउ एफिशिएंटली आर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितनी कुशलता से वस्तु और सेवाएं लोगों के बीच में वितरित की गई हैं। The allocation of resources is determined by relative prices of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्षिक कीमत से भी हम इनका आवंटन सुनिश्चित कर सकते हैं। Price determines the allocation of resources. कीमत के निर्धारण के पश्चात ही संसाधनों का आवंटन किया जा सकता है। और जो कीमत का निर्धारण है बच्चों, वो मार्केट फोर्सेस, बाज़ार शक्तियाँ, किन की बाज़ार शक्तियाँ, मांग और पूर्ति की बाज़ार शक्तियों के ज़रिए ही किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन में भी क्या क्या 3 स्टेजेस आएंगी आपकी, वो क्या है, द इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब हम जब कीमत का निर्धारण पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और इसी के ज़रिए हम जब संसाधनों का आवंटन पढ़ेंगे, संसाधनों का आवंटन से यहाँ तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करना चाहे एवं उत्पादक जो वस्तुएं उत्पादित कर रहा है उनमें सामंजस्य हो। आवंटन ये बराबरी से बांटना या जहाँ ज़रूरत है वहाँ आवंटित करना। तो उसके लिए 3 स्टेजेस होंगी। पहली क्या होगी, हमें साम्य पढ़ने पड़ेंगे, संतुलन पढ़ने पड़ेंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम का अध्ययन करना पड़ेगा। किसका इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन एवं उत्पादक का संतुलन। फिर हमें संतुलन पढ़ना पड़ेगा बाज़ार का। फिर हमें साइमल्टेनियस संतुलन पढ़ना पड़ेगा किनका, सारे बाज़ारों का। अब सारे बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाज़ार और एकाधिकारी बाज़ार, तीनों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये देखना है कि एन इंडिविजुअल इज़ एन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन इज़ मैक्सिमम। अब देखिए जहाँ बात उपभोक्ता की या व्यक्ति की आती है तो उसका संतुलन हम कहाँ मानते हैं, जहाँ पर उसकी संतुष्टि का स्तर अधिकतम हो। किस चीज़ की संतुष्टि का स्तर, उपभोग की संतुष्टि का स्तर। वहीं प्रोड्यूसर या उत्पादक के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, साम्य की अवस्था कहाँ आएगी, वहाँ जहाँ पर वो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए सक्षम हो सके। Producer is an equilibrium when he is capable of getting maximum profit. ठीक है। फिर देखिए मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। मार्केट में भी आपको देखना होगा कि हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मार्केट वस्तु बाज़ार एवं साधन बाज़ार भी। ठीक है, ये आपके 3rd मॉड्यूल का पार्ट है साधन बाज़ार का, या जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत। प्रोडक्ट मार्केट डील्स विद प्रोडक्ट्स एंड गुड्स और गुड्स एंड फैक्टर मार्केट डील्स विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वस्तु बाज़ार जो है वो वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित है। साधन बाज़ार जो है बच्चों वो उत्पादन के साधनों से संबंधित है। फैक्टर मार्केट हमेशा उत्पादन के साधनों से संबंधित है। उत्पादन के साधन 5 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर देखिए प्रोडक्ट मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन गुड्स सप्लाइड आर इक्वल टू गुड्स डिमांडेड। अब देखिए बाज़ार का बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रीफ में आपको विवेचन दिया है कि वस्तु बाज़ार तब संतुलन में होगा जब जितनी वस्तुएं पूर्ति के लिए दी गई हैं वो बराबर हो जितनी वस्तुओं का मांग किया गया है। फैक्टर मार्केट कैसे होगा संतुलन में,
Factor market equilibrium implies the equality of factor supply and factor demanded. जितने साधनों के लिए मांग की गई है उतनी ही साधनों की अगर पूर्ति होती है तो फैक्टर मार्केट भी संतुलन की अवस्था में होता है। लेकिन इनको समझने के लिए बहुत सारे थियरीज़ हैं जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर देखिए, इसी में आपको थोड़ा सा फैक्टर प्राइसिंग की थियरीज़ के बारे में समझाया है। उत्पादन के साधनों का जो बाज़ार होता है बच्चों, जिसे हम फैक्टर मार्केट कहते हैं, साधन बाज़ार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा टिपिकल है वस्तु बाज़ार से, लेकिन आसान है। इसमें हमें पांचों उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफलों के कीमत का निर्धारण करना होता है। जैसे लैंड को मिलता है रेंट अर्थात लगान, भूमि लगान अर्जित करती है, ठीक है, अपने उत्पादन सेवाएं देने के पश्चात। फिर लैंड लेबर, श्रम को क्या प्राप्त होता है, वेज, मजदूरी। कैपिटल, तीसरा जो साधन है उत्पादन का। पूंजी, जिसे अर्जित होता है ब्याज, दैट इज योर इंटरेस्ट। फिर बात आती है एंटरप्रेन्योर की, उद्यमी की। उद्यमी को जो मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट या लाभ। तो इन सभी प्रतिफलों का जो अध्ययन है वही हम फैक्टर प्राइसिंग के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, इसमें यही कहा गया है, इट इज़ रिवॉर्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों को इनाम देना या उनके लिए प्रतिफलों का निर्धारण करना ही साधन बाजार की कीमत का निर्धारण करना होता है। इट इंक्लूड्स, देखो अभी मैंने बताया कौन से सिद्धांत होंगे इसमें, थियरीज ऑफ रेंट, लगान के सिद्धांत, वेजेस, मजदूरी के सिद्धांत, इंटरेस्ट, ब्याज के सिद्धांत, एंड प्रॉफिट, लाभ के सिद्धांत। इट शोज द रिलेटिव शेयर ऑफ फैक्टर्स इन नेशनल इनकम। यह जो सिद्धांत का अध्ययन है वो राष्ट्रीय आय में विभिन्न उत्पादन के साधनों के सापेक्षिक अंश का अध्ययन करता है, ठीक है। Microeconomics also studies the interrelation between product and factor market, which is shown in the following figure. अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और वह साथ में एक साथ वस्तु बाजार एवं साधन बाजार के अंतः संबंध, इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सपोज प्रोडक्ट मार्केट जो है उसने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई, बनाई और उपभोक्ता कंज्यूमर की तरफ दी। कंज्यूमर ने क्या दिया, अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दिए फैक्टर्स ऑफ फैक्टर मार्केट को, ठीक है। एक सर्कुलरिटी आ जाएगा कि इसमें फर्म्स भी आएंगे और आपके कंज्यूमर भी आएगा। कैसे, आपका उत्पादन के जो साधन हैं उनके ज़रिए प्रोड्यूसर्स गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करते हैं और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उपभोक्ता कीमत अदा करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं, ठीक है। और सेम प्रोड्यूसर्स उनकी उत्पादन के साधनों को रखने के लिए या उनकी सेवाओं का उपयोग करने के बदले उनको प्रतिफल देते हैं रिवॉर्ड्स के तौर पर, या उनके मनी, जैसे लैंड को रेंट मिल जाता है, ऐसे डिफरेंटली वो उसे भुगतान किया जाता है उत्पादन के साधनों के इस्तेमाल के लिए। फिर प्रोडक्ट मार्केट बहुत बेसिक है, जहाँ पर वस्तुओं सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं, और इसमें बस यही हमको देखना है कि डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पढ़ेंगे हम। फिर प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सही बात। अब देखो, साधन बाजार का अध्ययन करने के लिए हमें पहले वस्तु बाजार को समझना पूरा है, फिर हम साधन बाजार की ओर बढ़ेंगे। फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो थर्ड कैटेगरी है इसके सब्जेक्ट मैटर की, जो आपके अभी आवश्यक नहीं है, मास्टर्स लेवल पर है, लेकिन आपको जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। माइक्रोइकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है कि जो सीमित संसाधन है उनका अनुकूलतम आवंटन होना चाहिए। वेलफेयर, कल्याणकारी विचारधारा, पैरेटो का सिद्धांत, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, बात की जाए जस्टिस की, थियरीज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, वो सारी चीज़ें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आती हैं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स को ही हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहाँ पर
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अंतर है, जो हम कहते हैं ना सकारात्मक अर्थशास्त्र और नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र। तो जहाँ बात सकारात्मक अर्थशास्त्र की आती है वहाँ आता है व्हाट इज़, क्या है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में भी पढ़ा जाएगा और प्रोड्यूसर के वेलफेयर के बारे में पढ़ा जाएगा, एवं साथ साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कल्याणकारी व्यवहार को भी देखा जाएगा। अब कंज्यूमर के वेलफेयर को पढ़ने के लिए, कंज्यूमर्स वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन विद एनी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज he is made better off without making any other person worse off. Very important essence of welfare economics. देखो बच्चों, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मेन ध्येय, अगर हम कहें ना मुख्य ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, वो ये है, वो दोनों परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, उपभोक्ता के और उत्पादक दोनों के। तो जब बात उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र किसी भी उपभोक्ता को पहले की अवस्था से बेटर अवस्था में लाना चाहता है। किन के ज़रिए? साधनों के आवंटन के या पुनरावंटन के ज़रिए, लेकिन बिना किसी दूसरे व्यक्ति को वर्स ऑफ किए, पहले से भी और बुरी अवस्था में लाए। तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहता है। फिर प्रोड्यूसर के लिए क्या? A producer's welfare is maximized when, with any reallocation of the resources in the production of a commodity, he is able to increase the output without reducing the output of some other commodity. यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उत्पादक के परिप्रेक्ष्य में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का ध्येय कब पूर्ण होगा? जब किसी भी संसाधनों का इस तरीके से पुनरावंटन किया जाए कि एक उत्पादक अपने लाभों का अधिकतम कर सके। किसके ज़रिए? किसी वस्तु के अधिक उत्पादन करके बिना किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी लाए। ठीक है। सोशल वेलफेयर क्या होता है? सामाजिक कल्याण क्या होगा? सोशल वेलफेयर रेफर्स टू द ओवरऑल एफिशिएंट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अर्थात पूर्ण रूप से संसाधनों का कार्यकुशलतम पुनरावंटन। फिर सोशल वेलफेयर इंक्रीजेज व्हेन विद एनी reallocation of resources society as a whole is made better off without making any individual worse off. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में। फिर यूजेस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बहुत बेसिक यूजेस हैं, ये आप इसमें पढ़ लीजिए और इनको समझ लीजिए कि कैसे ये हमें अर्थव्यवस्था की क्रियाकलाप को समझने में हेल्प करता है, कैसे कीमत के निर्धारण में हेल्प करता है, कैसे संसाधनों के आवंटन में हेल्प करता है, कैसे बिजनेस प्लान्स का फोरकास्ट, उनका भविष्यवाणी करने में हेल्प करता है, कैसे पॉलिसीज़ मेकिंग में हेल्प करता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। और ये सारे तरीके से हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की ही देन है। कुछ लिमिटेशंस हैं, ये पार्शियल पिक्चर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये एट अ टाइम किसी समय बिंदु की विवेचना है, इसलिए कुछ गलत मान्यताएं ली गई हैं, सेटेरिस पेरिबस वाली, और कुछ हम कहें फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार वाली, और कुछ लेजर फेयर की पॉलिसी भी यहाँ बिलीव इन लेजर फेयर पॉलिसी इज़ नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नहीं मानी गई और थोड़ा अपर्याप्त है। लेकिन हर विषय ही अपने आप में अपर्याप्त है और अपने आप में पूर्ण है, तो इनकी सीमाओं को ना देखते हुए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा आपने इस वर्ष के प्रथम पेपर में करनी है और समझनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ा है 11th-12th स्टैंडर्ड में, उनको थोड़ी कम प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो ग्राफ से या डायग्राम से ऑलरेडी नोन है। लेकिन बच्चों, जो नए बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक बोर्ड बट आई विल ट्राई टू यूज़ ब्लैक बोर्ड और अ वाइट बोर्ड इन रीसेंट फ्यूचर्स। तो आप ध्यान रखिए कि आप ग्राफ बनाना अच्छे से समझिए, और हर चीज़ को जब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, ये तो थियरी था, अब आप तैयार रहिए, हर टॉपिक में बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे जो बहुत बेसिक हैं, उनके आप अगर थियरी पढ़ेंगे फिर डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उनको हमेशा याद से समझ करके डायग्राम्स की प्रैक्टिस घर पे करनी होगी। ओके, so this was all about your scope of microeconomics.